आज है 27 मार्च। 27 मार्च मतलब अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस। रंगमंच प्राचीन काल से या जब से मानव पैदा हुआ है, धरती पर आया है, सृष्टि में आया है, मनोरंजन इसकी सबसे बड़ी विधा रही है और मस्तिष्क को शांत करने का, सुकून करने का और मानवीय संबंधों को एक दूसरे से संप्रेषित करने का सबसे बड़ा माध्यम हमारा रंगमंच है, हमारा नाटक है, हमारे रंगकर्मी हैं जो पूरे देश को, समाज को जोड़ते हैं। और इन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट करने के लिए, एक दूसरे की का सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के लिए 1961 में इस दिवस को स्थापित किया गया, इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया। उन सारी चीज़ों को हम विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ आज हैं सबसे पुरानी नाट्य संस्था भारतीय जननाट्य संघ के राष्ट्रीय सचिव शैलेंद्र कुमार जी हैं। शैलेंद्र कुमार जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं आधुनिक रंगमंच के प्रणेता, थिएटर ऑफ रेलिवेंस के संस्थापक मंजुल भारद्वाज जी। पूरी दुनिया में घूम घूम करके ये अपने इस रंगमंची विधा को सबके सामने परोसने, उससे ये परिचय कराने के आप प्रयास में लगे हुए हैं। तो हम पहले चलते हैं मंजुल भारद्वाज जी के पास। मंजुल भारद्वाज जी, आज के इस अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस को आप कैसे देखते हैं? इसकी कितनी आवश्यकता है? और खास करके आज जब पूरी दुनिया अवसादग्रस्त हो गई है और हमारे भारत में भी शायद इसकी कोई कमी नहीं रह गई है अवसादता का, ऐसे हालत में आप इस दिवस का और इस पूरे विधा को आप कैसे देखते हैं मंजुल भारद्वाज जी? सबसे पहले तो सभी को और पूरे विश्व के दर्शकों और रंगकर्मियों को विश्व रंगमंच दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने बड़ा मौजूद सवाल उठाया है और आप बेबाक तरीके से जो सवाल पूछते हैं उसका उत्तर यहाँ से शुरू होता है कि 12 साल पहले भारत में जरा विकास हुआ था और आज जो है वो पूरी दुनिया का जो दादा है ट्रम्प, वो विकास कर रहा है और उसके मन में जो आता है वो बकता है। और पूंजीवाद का इतना घिनौना, इतना विभत्स, इतना हिंसक चेहरा पहले भी था, लेकिन इस आदमी ने आके खुलेआम डंके की चोट पे कहा है वो किसी भी सार्वभौम राष्ट्र को अपने देश का 55वां 56वां प्रांत बनाता है। कहीं भी वो बोले हम कहीं भी जहां लाठी रख देंगे वो जमीन हमारी। कभी गाजा पट्टी को वो कब्जाने की बात करता है, कभी वो धमकाने की बात करता है। और हमारे तो जो विश्व गुरु हैं, माफ कीजिए मेरा शब्द सही है, मैंने गलत नहीं बोला है, हमारे जो विश्व गुरु के बजाय जो विश्व गुरु हैं वो तो मानवता का लहू पी ही रहे हैं और मानवता को तहस नहस कर रहे हैं। ऐसे में रंगमंच की बहुत आवश्यकता है। वो रंगमंच जो सार्वभौमिक हो, वो रंगमंच जो सत्ता के विरोध में खड़ा हो, वो रंगमंच जो सत्य बोलता हो, वो रंगमंच जो समता, न्याय, शांति का पैरोकार हो, हिमायती हो। और वो रंगकर्म जो सत्ता के टुकड़ों पे नहीं पलता, जो पूंजीवादी कॉरपोरेट के दान पे नहीं पलता, जो दर्शकों के साथ मिल के तय होता है, दर्शकों की सहभागिता से चलता है, वो ऐसे रंगमंच की बहुत सख्त जरूरत है। और आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि जो मनोरंजन करे, दरअसल मनोरंजन तो उसका सतही भाग है, वो तो होगा ही होगा। जब शैलेंद्र भाई हमसे बात करेंगे, आप हमसे बात करते हैं, तो उसमें एक रस तो है ना, और वो रस नहीं रहेगा तो हम बात क्यों करेंगे। लेकिन रंगमंच जो है वो बंडखोरी है, वो विद्रोह है। कला जो है वो मनुष्य को मनुष्य बनाती है और मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने के लिए सत्ता का जो भी रूप हो, जो भी धारा हो, चाहे वो उजवी हो, चढ़ावी हो, मतलब चाहे वो दक्षिणपंथी हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे पूंजीपति हो, वो सत्ता जो है वो सबको, सब कलाकारों के दमन के लिए जानी जाती है और इसमें कोई भड़कने की जरूरत नहीं है। जो एक सत्ता रही उसने बाकी के लोगों के साथ क्या किया, स्टानिस्लेविस्की के आगे जो उसकी बात को लेके चल रहे थे उनके साथ उन्होंने क्या किया। तो
कहने की बात यह है कि कला मनुष्य को मनुष्य बनाती है और सत्ता मनुष्य को कभी धर्म में बांटती है, कभी जात में बांटती है, कभी वर्ग में बांटती है। वो समता और सम जो एक संवैधानिक हक है हमारा, उसके ऊपर प्रहार करती है। तो इसलिए, लेकिन यहाँ त्रासदी ये भी है कि रंगकर्मी भी सत्ता की लकीर को लेकर रंगकर्म करते हैं। जैसे आप देखिए, भारत में सत्ता के संस्थान है, भारत की संगीत नाटक अकादमी है, भारत का सांस्कृतिक मंत्रालय है। वो एक समय येचुरी साहब ने कहा भी था कि इसका 300 करोड़ से 600 करोड़ का बजट है, अलग अलग तरीके से। लेकिन वो सत्ता का जयकारा लगाने वाले साहित्यकार, कलाकार, रंगकर्मी पैदा करते हैं। वो, और ये केवल आजाद भारत सरकार का नहीं है। आप महान अकबर का देखिएगा, आप देखते हैं कि उनके नवरत्न जो है वो दरबार में तानसेन थे। अब दरबार में तानसेन का क्या काम, मुझे समझ में नहीं आता। एक कलाकार को, एक संगीतकार को, एक साहित्यकार को तो जन का प्रतिनिधि होना है। तो वो इसलिए जानबूझ के कलाकारों के लिए ये सत्ता ने षड्यंत्र रचा है। और जब मैं सत्ता अब यहाँ इस बार बोल रहा हूं तो उसमें सामाजिक सत्ता है, धार्मिक सत्ता है, राजनीतिक सत्ता है, सांस्कृतिक सत्ता है, और राजनीतिक सत्ता तो है ही। उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी ये संदेश दिया है कि कलाकार बिना राज आश्रय के जी ही नहीं सकते। ये कालिदास हो जाइए या और राजदरबारी कवियों या साहित्यकारों या नाटककारों का नाम ले लीजिए, आज भी वही है। आज भी कोई सिनेमा में चला जाए नाटक का आदमी तो बोले अरे वाह क्या रंगकर्मी है। और जो रंगकर्म खालिश कर रहे हैं वो देखिए कितने लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। हमारे साथी शैलेंद्र बैठे हुए हैं। ऐसा संगठन है जहां युवा या जहां भी जो भी रंगकर्मी है वो अपनी जीवटता पे चलता है, अपने उत्साह पे चलता है, उसकी एक वैचारिक सोच है। और खासकर रंग कर्म की व्याख्या जो है वो की जाए तो रंग कर्म जो है, रंग मतलब विचार, और विचारों का कर्म यानी रंग कर्म। जैसे मैं मेहंदी कलर पहना हूं, आप नीला कलर पहने हैं, शैलेंद्र मुझे जो दिख रहा हरा रंग थोड़ा सा पहने हैं। हर रंग का एक उद्देश्य है। लाल रंग का है प्यार, सफेद रंग का है शांति। इसी तरह से रंग मतलब विचार, और विचारों का कर्म यानी रंग कर्म। लेकिन शासन क्या व्याख्या दिलाता है, शासन क्या बताता है कि लोगों का रंजन कीजिए, मनोरंजन कीजिए। और यही जो चरित्र या जो व्याख्या सत्ता के प्रशिक्षण संस्थानों में सिखाई जाती है, बताई जाती है, वही नाटक का ध्वंस है, विध्वंस है। और फिर यहाँ एक प्रवचन और होता है आनंद भाई, वो ये कहते हैं कि नाटक का राजनीति से क्या संबंध। अरे रंग कर्म का ही तो राजनीति से संबंध है, और आपके संस्थानों में सिखाया जाता है। भूल जाइए पाश्चात्य रंग सिद्धांत क्या कहते हैं। लेकिन जब भारत में भाई नाटक कैसे आया, ये विधा कैसे जन्मी, तो उसके लिए माइथोलॉजी की कथा है, सिखाया जाता है, वो लिखा है बाकायदा कि सुर और असुर, यहाँ सुर और असुर समझिए आपस में झगड़ा कर रहे हैं, देव और दानव, और वो शांति से रह नहीं रहे हैं। तो वो गए देवता, तो जब भी चाहो तो ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे भैया ऐसा कुछ करिए कि हम लोग जो है आपस में शांति से रहें। तो उन्होंने पे भरत मुनि को बुलाया। भरत मुनि ने कहा कि भाई, ब्रह्मा जी ने कहा भरत मुनि को कि ऐसा दृश्य श्रव्य आप एक विधा रचिए जिसको ये पंचम वेद भी कहते हैं, जो शांति से रहे। और उसमें नाटक जो है उसमें ये कहा कि जहां समग्र समाज जहां इस विधा को देख सकता है। तो ये माइथोलॉजी में भी देव और दानव कौन है, सुर और असुर कौन है, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष है। और उनके बीच में शांति करने के लिए जब ये भरत मुनि ने नाट्य विधा की रचना की तो उसमें राजनीति सर्वप्रथम है। और आज ये सिखाते हैं कि नहीं, कलाकारों का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। तो राजनीति संबंध नहीं तो किससे संबंध है?
यहां से समझने की जरूरत है। इसलिए बुलंद आवाज में प्रखर, तीव्र नाटक और रंगकर्मियों की जरूरत है। लेकिन एक और ध्यान भी रखें हम, नाटक जो है झूठ होता है, लेकिन वो झूठ सत्य बोलने के लिए होता है। और यहाँ महान विलियम शेक्सपियर ने जो मजाक उड़ाया ना, पूरी दुनिया एक रंगमंच है और हम उसकी कठपुतलियां हैं, ऐसा नहीं है। वो उनका व्यंग होगा, किसी और संदर्भ में बात कही होगी। दरअसल आप जो सोच समझ के करते हैं वो रंगमंच होता है, वो नाटक होता है, और जो अपने आप होता है वो जिंदगी होती है। मैं जीवन में, मेरे पिता हैं, वो यथार्थ में मेरे पिता हैं, वो नाटक के लिए नहीं है। मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, बहन है, वो असलियत में है, वो झूठ मूठ के नहीं है। और रंगकर्म जो है वो झूठ होते हुए सत्य उजागर करने के लिए किया जाता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य बोलना नाटक देखकर सीखा। उस नाटक का नाम था राजा हरिश्चंद्र, और ये उन्होंने लिखा भी है और ये सर्वविदित भी है। तो थिएटर ऑफ रेलेवेंस नाट्य सिद्धांत जो है वो सत्य की खोज कर रहा है। हमारी सारी कलात्मक प्रतिबद्धता मनुष्य को मानव और बेहतर बनाने के लिए है। हमारी सारी कलात्मक ऊर्जा मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि समाज में वैचारिक बदलाव, व्यवस्था बदलाव के लिए समर्पित है। हमारी सारी की सारी ऊर्जा केवल घोषणा या नारे या प्रोपेगेंडा तक सीमित नहीं है। हम ये मानते हैं कि नाटक जो है वो उन्मुक्त मानव दर्शन है। और पूरे विश्व में आनंद भाई 4 तरह का थिएटर होता है। एक जो पूंजीवादी है, थिएटर फॉर थिएटर सेक, यानी वो जो बोलते हैं सत्ता के साथ कि केवल आप मनोरंजन करो, बाकी वैचारिक और राजनीति के सवाल मत उठाओ। दूसरा है जो संस्थाओं द्वारा पोषित है, जैसे आपका ग्रांट ले लीजिए, आप वही भजिए। फिर तीसरा जो है वो है विचारधारा प्रायोजित है। उसमें भी क्या है, आप कलात्मक के बजाय आप थोड़ा प्रोपेगेंडा की तरफ ज्यादा जाते हो। और चौथा थिएटर है वो थिएटर ऑफ रेलेवेंस का नाट्य दर्शन है, जो समग्र कलात्मक विधाओं को लेते हुए एक अपने आप में नाटक को माध्यम नहीं मानता, बल्कि मानव मुक्ति का उन्मुक्त दर्शन मानता है। और इसीलिए आज के इस तानाशाही दौर में भी हम संस्कृति के लिए बारे में भी सवाल पूछ रहे हैं। नाटक है गोदड़ी, हम आदि दुनिया की भी बात कर रहे हैं। जो नाटक है लोक शास्त्र सावित्री, हम राजनीति को भी नई व्याख्या दे रहे हैं नाटक राजगति से। जैसे सब लोग बोलते हैं राजनीति बहुत खराब है, राजनीति बहुत गंदी है। अरे आप दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही है, लोकतंत्र है आपका देश, और आप बोल रहे हैं कि राजनीति खराब है। दरअसल राजनीति करने वालों को और जनता को ये मालूम ही नहीं है कि इसका मूल क्या है। तो इसलिए हमने नाटक राजगति रखा। राजगति नाटक से हम यही बता रहे हैं कि राजगति की 4 संतानें हैं। एक है सत्ता, और सत्ता जैसे हम और आप अच्छे रंग की ये कमीज पहने हुए हैं, ये शाम को गंदी होगी, इसको धोना पड़ेगा, तो सत्ता गंदी होगी ही, चाहे वो किसी भी विचारधारा की हो। दूसरा है व्यवस्था। आप के यहाँ अवतार हो गए, उन्होंने मर्यादा स्थापन के लिए युद्ध कर लिए, उन्होंने धर्म स्थापन के लिए युद्ध कर लिए, पर ना मर्यादा स्थापित हुई और ना धर्म स्थापित हुआ। इसका मतलब ये है कि व्यवस्था जो है वो अपने आप में जड़ है और रंगकर्म उसको चेतना देता है। और तीसरा आपका है राजनीतिक चरित्र। अब आप देखिए, जो कल तक 1 घंटा पहले जो किसी एक पक्ष के कस्में खाया करता था, आज वो बिक करके दूसरे पक्ष में नेता बना हुआ है। कमाल का चरित्र है ये। और इन तीनों की गंदगी को जो साफ करती है वो राजनीति है। आप धर्म माने, आप भगवान माने या ना माने, या निसर्ग को मानते हो आप, लेकिन उसके बाद हमारे अपने कल्याण के लिए जो नीति बनती है वो राजनीति कहलाती है। तो ऐसे नाटकों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं ऐसे तानाशाही काल में। और मुझे खुशी है शैलेंद्र भाई को भी बताते हुए कि हमारे दर्शक हमारे साथ खड़े हुए हैं। हमारे नाटकों में
पुलिस जो है वो छावनी बना देती है और कहीं मौका ढूंढती है, कोई दर्शक एक विरोध दर्ज कर दे तो हम कैसे वो हमको देख रहे हैं। लेकिन यह एक भी है कि कला के नाम पे फूहड़ता मत कीजिए। आप ऐसा मत कीजिए जैसे अभी एक विवाद चल रहा है, उसको उसको हमने अभिव्यक्ति की आजादी का नाम भी दे दिया है, पता नहीं क्या क्या दे दिया है। मैं एक रंगकर्मी के तौर पर किसी भी हिंसा और गुंडागर्दी का प्रतिरोध करता हूँ और करता आया हूँ। और थिएटर ऑफ रेलेवेंस तो 1992 में जो बाबरी मस्जिद ढाई गई, उसके बाद मुंबई में जो दंगे हुए, उसका इतिहास है कि जनवरी में दंगे हुए और हम जनवरी के महीने में उतर गए दंगाग्रस्त उसमें और नाटक शुरू किया। तो ये बात आ गई थी कि मारो काटो बचाओ, तो लोग तलवार लेके आ गए थे। और जब हमने गाना प्रदीप का, कवि प्रदीप का शुरू किया, आज के इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पे खो गया, कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है, कहीं पे आग कहीं पे ज्वाला, जाने क्या है होने वाला। और जब 1 घंटे का नाटक खत्म हुआ तो जिनके हाथ में तलवार थी वो लोग बोल रहे थे इंसान जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद। तो दुष्यंत ने भी कहा है कि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, कि आप जो है वो बड़े बड़े व्यंग्यकार हुए हैं। ये मैं कह दूं साफ कि सत्ता किसी भी रंग की हो, वो कलाकारों से डरती है, सत्य से डरती है, वो आक्रमण करती है, कभी एफआईआर दर्ज कर देती है, कभी किसी को धमकवा देती है। लेकिन आज सरेआम गुंडागर्दी है और गुंडे या आप कह लीजिए कानून की धज्जियां उड़ाने वालों के लगाम में, हाथ में जो है वो सत्ता है, तो हम उसका प्रतिरोध भी करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि रंगकर्म आगे बढ़े, सत्य बोले, जनता जो जड़ हो चुकी है या जो गणपति दूध पीता है कि लाइन में खड़ी है, उसको दिशा दर्शाए और अपनी प्रतिबद्धता को साबित करे। जी मंजुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार से रंगों के छींटे डाले हैं आज। आपने कहा मानव मुक्त का उन्मुक्त दर्शन है रंगमंच। तो हम तो ये जानते हैं कि रंगमंच भी, नाटक भी दो तरीके से हम उसको देखते हैं। एक लोग नाटक करते हैं और एक लोग नाटक देखते हैं, यही उसका दर्शन का अंतर आता है। और नाटक खेलने वालों में है भारतीय जननाट्य संघ। भारतीय जननाट्य संघ के राष्ट्रीय सचिव हमारे साथ मैं हैं। भाई जी शैलेंद्र के बोलने से पहले एक बात ये कह दूं, ये मैंने क्यों कहा कि हमारे यहाँ बुद्धिजीवी जो है ना, वो भी सत्यानाश करते हैं नाटक की समझ पैदा करने में। वो भी क्या करते हैं मालूम है? अरे रंगमंच माध्यम भर है, इसलिए मैंने उस पर जोर दिया है। रंगमंच माध्यम भर नहीं है। अगर माध्यम भर है तो आज जो है दक्षिणपंथी तानाशाही भी पैसा दे करके पता नहीं कौन कौन से नाटक खिलवा रहे हैं। तो आपको तकलीफ हो रही है कि ये नाटक मत खेलिए। तो माध्यम भर नहीं है, वो दर्शन है और उसकी समझ पैदा होगी, स्पष्ट होगी, उतना ही समाज प्रखर होगा, उतना ही शांति होगी, न्याय होगा। मैं ये बात के साथ नाटक के उद्देश्य और रंगकर्म की पूरी प्रक्रिया को समझने और समझाने की कोशिश की एक कलाकार की हैसियत से। व्यक्तिगत तौर पे मैं जैसे परफॉर्मर नहीं हूँ, इप्टा में मेरी सांगठनिक भूमिका ज्यादा रहती है, इसीलिए मेरी हैसियत इस मामले में प्रतिक्रिया व्यक्त करने में जरा छोटी है। लेकिन बहरहाल फिर भी मैं चीजों को जैसे देखता और समझता हूँ उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। चार्ली चैपलिन ने एक बार कहा था कि कला जो है वो जनता के नाम प्रेम पत्र है, और इन बिटवीन द लाइंस लिखा हुआ है कि वो सत्ता के नाम अभियोग पत्र भी है। तो हर कला जो है सो जनता के नाम एक प्रेम पत्र है और सत्ता के नाम अभियोग पत्र है। सत्ता के नाम अभियोग पत्र की जरूरत क्यों पड़ती है? आप कहिएगा कि आप ये मान के क्यों बैठे हुए हैं कि सत्ता होगी तो खराब होगी। असल में पावर करप्ट्स और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो अच्छा आदमी भी जब सत्ता के शीर्ष पे बैठा हुआ होता है तो वो अपने आईने से चीजों को देखने और समझने की कोशिश करता है और इससे खास किस्म के अहंकार का जन्म होता है। इसीलिए अनेक क्रांतियां जैसे तानाशाहों को कभी कभी जन्म दे देती हैं। इसीलिए जनता की चेतना का प्रतिनिधित्व करते हुए सत्ता के खिलाफ जो है सो जन चेतना को जगाए रखना जैसे कलाकार का काम है। एक तो ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी राजनीति पे बड़ी चर्चा चली कि कला कर्म जैसे राजनीति कर्म नहीं है। लेकिन असल में राजनीति है क्या? राजनीति चुनाव लड़ना है, राजनीति जैसे पार्लियामेंट में जाके भाषण देना है, या कि अपने समय से संवाद करते हुए उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना भी राजनीति है। असल में राजनीति
मनुष्य के सामाजिक और आर्थिक क्रियाओं की सांद्रित अभिव्यक्ति है। ठीक है ना, मनुष्य के सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं की सांद्रित अभिव्यक्ति है। इसीलिए मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जब कलाकार एक स्टेटमेंट देता है तो वो स्टेटमेंट एक सोशल स्टेटमेंट होता है। नाटक अपने आप में कलाकार का एक स्टेटमेंट है जो जैसे कलात्मक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है मनुष्यता के पक्ष में, उत्पीड़ित मानवता के पक्ष में। इसीलिए वो एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट अपने समय के समाज पे भी होता है और स्टेटमेंट अपने समय के पॉलिटिक्स पे भी होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स जीवन के बहुतेरे समस्याओं का निर्धारण करती है। और जहां तक कला के स्वायत्तता का प्रश्न है तो इसको स्वायत्त होना चाहिए, क्योंकि विचारहीन कला का मैं समर्थक नहीं हूं, लेकिन विचार की गुलामी भी कला के क्षेत्र में नहीं आता है। कलाकार अपने नतीजों से जनता के मुक्ति के दर्शन तक तो पहुंचता है, लेकिन उसके पहुंचने की प्रक्रिया अलग अलग किस्म की होती है। फैज एक जगह कहते हैं कि एक कड़ा दर्द जो दिल में ढलता ही नहीं, दिल के तारीख सिगाफों से निकलता ही नहीं। मतलब हम लोग ये पढ़ते रहे थे कि जब दर्द छाती में इकट्ठा हो जाता है और लेखक या कवि या जैसे कलाकार जब परफॉर्म कर लेता है तो उसको उस दर्द से मुक्ति मिलती है। लेकिन फैज छटपटा रहे हैं पीड़ा से। वो कह रहे हैं कि एक ऐसा दर्द छाती में फंसा हुआ है जो निकल ही नहीं रहा है। सिगाफ का मतलब होता है दरार। दो किवाड़ जो देहात में पहले बनता था तो उसमें जो फाफड़ रहता था, जिसको फाफड़ कहते हैं वो देशज भाषा में, तो उसको कहा जाता है दांत के बीच में जैसे गैप है और वहां कोई खाना फंस जाए तो दिन भर जीभ आपकी वहीं पे उलझी रहती है। तो फैज कहते हैं ऐसा ही एक दर्द छाती में फंसा हुआ है और जी मैंने जैसे वो गीत में भी नहीं ढल रहा है और वहां से निकल नहीं रहा है। तो जैसे ही आप इस बेचैनी से ग्रस्त होते हैं, आपकी यह बेचैनी आपके सृजनात्मकता को इग्नाइट कर देती है और इसी इग्निशन के गर्भ से जैसे रचनात्मक कर्म का जन्म होता है। और जब आप इस दर्द से पीड़ित होते हैं तो आप लोगों के लिए ये कामना करते हैं कि दुनिया में ऐसा दर्द किसी को ना मिले, और इसीलिए लोक मंगल की कामना से आप अभिभूत हो जाते हैं। और जब कभी कभी इतिहास के राजमार्ग पे जनता के हर दस्ते जब चलते हैं तो कलाकार जैसे उनके स्वागत में तुरही और ट्रम्पेट बजाता है और अपने गीत गाता है। लोग इसको पॉलिटिक्स कहते हैं, लेकिन ये तो मनुष्यता के मुक्ति के विराट स्वप्न के अभिनंदन की प्रक्रिया है। तो जब वो अभिनंदन करता है तो लोग इसको कहते हैं ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। यस, कलाकार जैसे अपने पॉलिटिक्स तक पहुंचता है, लेकिन अपने करुणा के वशीभूत पहुंचता है। और ये करुणा कैसी है? ये कलाकार जैसे अपने अनुमोदन के लिए कहीं और नहीं जाता है, वो अपने हृदय की करुणा के पास जाता है और इसीलिए वो शास्त्रों से भी टकरा जाता है, क्योंकि शास्त्र से वो अनुमोदन नहीं लेता है। और इसीलिए चंद्रमुखी और पारो जैसे ठसक के साथ कला के कीमियागिरी का कमाल देखिए कि दोनों एक हो जाते हैं। इसीलिए कि कलाकार की सक्रिय सहानुभूति उसके साथ खड़ी हो जाती है और वो ये नहीं देखता है कि आपका शास्त्र इस प्रक्रिया को या जैसे दूसरी औरत को जो मोहब्बत करती है उसको क्या कहता है, उसको उसके पीड़ा से सरोकार हो जाता है और ये सरोकार उसको नायिका के रूप में प्रतिष्ठित कर देता है और वो पुराने मानकों को ध्वस्त कर देता है और इसीलिए वो नैतिकता के नए मानक बिगड़ देता है। तो ये जो सामंती जकड़ है, ये जो स्त्री के प्रति समझ है, इन तमाम समझ को वो अपनी करुणा के कसौटी और अपने सौंदर्य चेतना की आभा में देखता है। इसीलिए वो नए शास्त्र की रचना करता है, नए मूल्य बोधों की रचना करता है, नए मानकों की रचना करता है और इसी प्रक्रिया में कला जैसे अपना सर्वोत्तम दे पाती है। तो ये कला का जैसे अपना है और इसीलिए हर सत्ताधारी उससे डरता है। इसलिए डरता है सत्ताधारी कि कला के साथ साथ जनता के आलोचनात्मक विवेक का भी प्रतिनिधित्व करती है। और ये आलोचनात्मक विवेक दुनिया में परफेक्ट क्या है? कुछ भी नहीं। न मेरे पिता परफेक्ट है, न मैं खुद परफेक्ट हूं और न आनंद तिवारी जी बैठे हुए हैं। इसीलिए समीक्षात्मक मूल्यांकन के लिए हमेशा जगह रहती है, लेकिन जब आप पावर में बैठे होते हैं तो आप पे परफेक्शन का गरूर सवार होता है। इसीलिए हर समाज को जैसे अपना एक जैसे वो आलोचक चाहिए। कला जैसे एक तरीके से अपने समय की आलोचना भी है। आलोचना का मतलब समीक्षा, आलोचना का मतलब निंदा नहीं। तो कला अपने समय पे एक समीक्षात्मक और आलोचनात्मक स्टेटमेंट भी है। इसीलिए कला की बड़ी व्यापक भूमिका है और कला का जन्म जैसे मनुष्य की समग्र सौंदर्य चेतना के गर्भ से होता है
और ये सौंदर्य चेतना क्या है? ये सौंदर्य चेतना ताजमहल देख के सिर्फ अभिभूत होना नहीं है, वो भी है, वो भी है। फूल को देख के खुश होना वो भी है, लेकिन जैसे हृदय का द्रवित हो जाना, एक बच्चे का मुस्कुराना, एक माँ का जैसे दूध पिलाना, और एक लड़के का जैसे किसी लड़की से मोहब्बत हो जाना, और इन खूबसूरत नजारों से अभिभूत होके जब आप एक खूबसूरत दुनिया की कामना करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कलाकार अपने चरित्रगत रूप से उस राह में जो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करने वाली चीजें होती हैं उनके प्रति जैसे रिएक्ट करता है, और इस रिएक्ट करने की प्रक्रिया में वो जो सृजनात्मक कर्म करता है वो एक अपने समय का राजनीतिक स्टेटमेंट भी बन जाता है। तो इस तरीके से उसके राजनीतिक स्टेटमेंट का जन्म होता है, लेकिन ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे या उसकी इच्छा से की गई प्रतिक्रिया नहीं है। तो संस्कृति जो है अपने गहरे अर्थों में मनुष्य को मनुष्य बनाती है। सभ्यताएं जो है सो बिल्डिंग खड़ा करती हैं, सभ्यताएं जो है सो चंद्रमा पे जाने का रास्ता पैदा करती हैं, लेकिन मनुष्य की संवेदना जो है क्या करती है? दया, करुणा, प्रेम के मूल्य बोध का सृजन करती है। तो ये सभ्यताएं जो है सो वो यांत्रिक होती हैं, और कलाएं जो हैं वो अपने आप में जैसे वो बहुत ही हृदय गति से निकलती हैं, और हालांकि कला और सभ्यता के बीच संवाद भी होता रहता है। तो नैतिकता के जो मानक हैं, जो मूल्य बोध हैं, जो दूसरों से प्रेम करने की इच्छा है, जो समता का स्वप्न है, ये सारे स्वप्न जैसे कला के व्यापक कलेवर में समाहित होते हैं। इसलिए कला अपने युग को समग्रता के साथ संबोधित करने की कोशिश करता है, और इसीलिए इस 27 तारीख को विश्व रंगमंच दिवस के मौके पे जो इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट है, जिसकी की स्थापना के बारे में आप कह रहे थे, वो 1948 के आसपास यूनेस्को के सहयोग से जैसे हुआ था। खैर बहरहाल जो भी हो, तो अभी उसके जो प्रमुख हैं थियोडोरस टेरेजोपोलोस जो हैं, उन्होंने अभी विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर दुनिया के कलाकारों के नाम पर जो संदेश जारी किया है, उस संदेश में वो कहते हैं कि हम जैसे एक लहूलुहान समय में और वर्चुअल रियलिटी के ऐसे दौर में जहां हम जैसे कैद पड़े हुए हैं, और जहां जैसे पर्यावरणीय समस्याएं जो हैं वो जैसे मनुष्य के द्वारा पैदा किए गए संकट को सामने उपस्थित कर रही हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र जैसे कचरे का पेटी बन रहा है, जंगल में रिपीटेडली आग लगी हुई है, कारपोरेट के अनंत हवस के गर्भ से निकला हुआ जो ये ढांचा है पूंजीवाद का, इस पूंजीवाद के ढांचागत विसंगति की वजह से जो वैश्विक संकट पैदा हुआ है, क्या कला जैसे इसके साथ संवाद करेगी? और उंडड मनुष्यता, घायल मनुष्यता है, जहां से उसका लहू रिस रहा है, उस लहू को जैसे एड्रेस करने का कला कोशिश करेगा कि नहीं? कला जैसे तो मनुष्यता के घावों को जैसे स्पष्टता के साथ मनुष्य को दिखाता है, ताकि वो अपनी बीमारी का इलाज कर सके। कभी कभी आप बीमार हैं ये आपको पता नहीं होता है। और कला क्या करता है? कला जैसे आपके जीवन को उद्देश्य देता है और जिंदगी को एक सार्थकता देता है। कभी कभी आपको यूं ही लगता है कि अरे मजा नहीं आ रहा है यार जिंदगी में, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता है कि आप अपनी जिंदगी से एक्चुअली चाहते क्या हैं। बस आप अनमने और खिन्न से रहते हैं। नाटक के किसी दृश्य में जब आप सबलाइम हो जाते हैं और आपका उदात्तीकरण होता है, तो आप कहते हैं अरे यही तो था जो मैं अपनी जिंदगी से चाह रहा था। ये कला के द्वारा मनुष्य का आत्म प्रत्यक्षीकरण है। मनुष्य जैसे अपना ही प्रत्यक्षीकरण करता है और वो अपने होने की सार्थकता की तलाश करता है। तो कला जैसे उस मूल्य बोध को भी संबोधित करता है। कला जैसे जाहिर सी बात है कि अपने रूप में लोगों को मनोरंजित भी करता है, लेकिन लोक रंजन सिर्फ जैसे उद्देश्य नहीं है। और इसीलिए इप्टा जब 1943 ईस्वी में बना, तो उस समय जैसे इप्टा के पहले सम्मेलन को एड्रेस करते हुए हिरेन मुखर्जी ने कहा था कि दुनिया के जो देश के जो कलाकार हैं वो अपनी सर्वोत्तम कला और सर्वोत्तम गीत अपनी मातृभूमि को, हाँ, तो ये मातृभूमि को जो गीत अर्पित करना है, ये क्या सचमुच में हिंदुस्तान की आजादी तक महदूद है? नहीं, आजादी की वह शाश्वत कामना है जो आपको जैसे हमारा नाम तुम्हारा नाम वियतनाम का नारा लगाने के लिए बाध्य कर देती है। और कभी आप नेल्सन मंडेला के साथ खड़े हो जाते हैं, और कभी हो ची मिन करके नारा लगाते हुए आप जैसे सड़कों पे निकल आते हैं। इसीलिए कि वियतनाम की युद्धरत जनता जब साम्राज्यवाद से लड़ती है, तो मुक्ति की इच्छा रखने वाले
तमाम लोगों के ये लड़ाई के अंदर ट्रांसलेट हो जाती है। कला आपको एक व्यापक दृष्टि देती है और इस दृष्टि में शेक्सपियर, दांते, सर्वोंतस, दोस्तोयेव्स्की, टॉल्स्टॉय सब आपके पास चले आते हैं और आप जैसे अपनी निजता के दायरे का विस्तार करते हैं, आप जैसे अपनी आइडेंटिटी को लाउड कर देते हैं। आप हिंदुस्तानी हैं, बेशक हैं, इसलिए कि जहां आप होते हैं वहां की खुशबू आपको खींचती रहती है, क्योंकि उसी खुशबू से आपका परिचय है। गंगा का पानी जैसे वो आपको खोजता रहता है। और इसीलिए अंतिम दिनों में जब इब्न इंसा कल 14वीं की रात थी वाले जिन्होंने लिखा था कल जब 14वीं की रात थी सब भर रहा चर्चा तेरा, तो उर्दू की आखिरी किताब जब उन्होंने लिखी तो जिया के रिजीम में वो निर्वासित होके चले गए, जैसे लंदन में थे, तो वहां वो क्या छटपटाहट है ये मातृभूमि की, वो उसको ऐसे अभिव्यक्त करते हैं कि हर दुश्मने जहां किस हाल में, दोस्त ही नहीं सब कुछ जानने की छटपटाहट होती है। कहते हैं हर दुश्मने जहां किस हाल में है, हर जहां से प्यारा कैसा है, रावी की रवानी कैसी है, सतलज का मुहाना कैसा है। तो ये जैसे आपको बांधता है अपनी जमीन से, लेकिन इस जमीन से आप विराट होते चले जाते हैं। कला के इस नैसर्गिक आभा में आप वैश्विक मनुष्य हो जाते हैं और तब आप रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह कह उठते हैं कि मैं मानवतावाद की कीमत पे देश प्रेम नहीं खरीदूंगा, यानी कि हीरे को बेच के मैं कांच नहीं खरीदूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि अपने अपने समय में अपने अपने तरीके से कला जो है सो और रंगमंच जो है सो अपने समय से अगर संवाद नहीं करता है तो फिर वो किस बात की कला। वो जैसे एसओएस की तरह उठ के खड़ा नहीं होता है, वो दुनिया के एक मतलब बड़े वर्कशॉप में नहीं बदल जाता है और बिना खून बहाए विविधता के सामंजस्य का वो जैसे मुजाहिरा नहीं होता है। और जैसे आपको अपनी निजता की कैद से मुक्त होके मनुष्यता के विभिन्न विभिन्न आइडेंटिटीज के साथ जैसे आपको एमलगमेट कर देता है, और इसी एमलगमेशन के गर्भ से जो शाश्वत मूल्य बोध का जन्म होता है, जो देश की बाउंड्री को तोड़ देते हैं और कभी कभी समय के सीमा को भी तोड़ देते हैं। और इसीलिए जैसे कालजयी रचना इसी को कहा जाता है, जो टाइम के फ्रेम को भी ब्रेक कर दे और स्पेस के फ्रेम को भी ब्रेक कर दे। वो होता हिंदुस्तान में है, लेकिन जैसे अफ्रीका की जनता को लगता है ये मेरी कथा है, और होता इस युग में है, और आने वाले युग के किसी बच्चे को लगता है ये तो मेरी कहानी कही जा रही है। तो हर वो जैसे आगे के जमाने की भी कथा कहता है और दुनिया के हर हिस्से की कथा कहता है, हालांकि वो अपने सार तत्व में लोकलाइज होता है, वो एक खास जगह पे होता है, एक खास चीज के द्वारा लिखा जाता है, लेकिन मनुष्यता का दर्द इतने व्यापक रूप से उसमें समाहित हो जाता है कि वो जैसे टाइम और स्पेस के फ्रेम को तोड़ देता है। तो कालजयी रचनाओं का जन्म होता है। इसीलिए कला आपको इसी संदर्भ में विराट बनाती है। तो आज 27 तारीख को ये विश्व रंगमंच दिवस पे मैं तमाम दर्शकों, कलाकारों, सुधी और दर्शकों सबको जैसे इसकी शुभकामना देते हुए ये उम्मीद करता हूं कि कलाएं जैसे हमेशा जीवित रहेंगी, इसीलिए कि वो मनुष्य के मनुष्य होने की घोषणा है, और इसीलिए दमन उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध की आवाज चलती रहेगी। समता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्य बोध कला के को इंस्पायर्ड करते रहेंगे और उसके अंदर से जैसे शाश्वत मूल्य बोध का जन्म होता रहेगा, जो और वो स्वयं जैसे आपको अपने दायरे से मुक्त करता हुआ एक विराट जैसे मनुष्य के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो कला समाज को भी बदलता है और उसी क्षण कलाकार को भी बदलता रहता है। बदला कलाकार नए मूल्य बोध के साथ समाज के सामने उपस्थित है, और ये जो वो वाइस वर्सा रिलेशन है, इसी रिलेशन के गर्भ से कलात्मक विकास की प्रक्रिया और मनुष्यता के मूल्य बोध सृजे जाते हैं, पैदा होते हैं, और लोग इसी के गीत गा के जैसे मुक्त के युद्ध लड़ाए। जी शरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाहिर सी बात है कि कला की आभा में वैश्विक मनुष्य का निर्माण, वैश्विक मनुष्य की अपना परिकल्पना ही आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस की उपलब्धि है, या शायद यही इसका संदेश है कि हम पूरी दुनिया की मानवता को एकाकार करके मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए हम जिस अपने कलाओं का, अपने कला विधा का, अपने रंगमंच का, अपने रंग का भरपूर इस्तेमाल करें, और इस इंद्रधनुषी आभा में सारे मनुष्य, दुनिया भर के मनुष्य एक हो जाएं, कहीं शोषण न हो,
कहीं घृणा न हो, कहीं अपमान न हो, कहीं द्वेष न हो, कहीं राग न हो। हम ऐसे ही विश्व की अपना परिकल्पना अपना करते हुए अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस पर आप सबको, दुनिया की मानवता को, आप सारे लोगों को बहुत 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 बधाई देते हैं। हम फिर जिसको माँ से प्यार होगा, ऐसे विषयों पर जिसको अपनी माँ से प्यार हो, मातृत्व का सम्मान करना सीख जाएगा। तो माँ जो है से पर्सनिफिकेशन है और मातृत्व जो है सो उसका अमूर्तन है। तो इस अमूर्तन की प्रक्रिया में ही आप जैसे अपनी धरती के होके अपने देश से मोहब्बत करते हुए दुनिया से मोहब्बत करते हैं। ऐसा नहीं है कि जब आप दुनिया से मोहब्बत करते हैं तो आपका देश छूट जाता है। चूंकि आप अपने देश से बहुत मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत का एलिमेंट जो है सो आपको जैसे इग्नाइट कर देता है, तो दूसरों से भी मोहब्बत करने लगते हैं। इसीलिए माँ से प्यार करने वाला मातृत्व का सम्मान करता है। माँ जैसे व्यक्तिकरण है और मातृत्व जैसे उसका उदात्तीकरण है। तो कोई भी प्रेम जैसे आपको जैसे यात्रा कराते हुए सबलाइन वैल्यू की तरफ ले जाता है, आपका उदात्तीकरण करता है। यही तो कला का जैसे उद्देश्य है। जी, हमारे बहुजन संवाद का जी ये सफर ऐसे ही जारी रहेगा। हम अगले पड़ाव पर फिर मिलेंगे आपको अपनी इस यात्रा में।